नमस्कार साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ही लेकर है और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आगामी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न आज के लेक्चर से पूछे जा सकते हैं, जिनमें जो आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो आज हमारी सारी चीजें इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो प्लाज्मा क्या है, इसकी चर्चा हमने अपनी वीडियोस में कर ली है। उसी प्लाज्मा में हमने ये देखा है कि एक प्रतिरक्षी पाया जाता है या हम कहें कि एंटीबॉडी पाया जाता है, और वो एंटीबॉडी अपने आप में क्या होती है, प्रोटीन होती है, और वो शरीर में क्या करती है, इम्यूनिटी पावर बना के रखती है। कौन कौन प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। अब ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इस प्लाज्मा थेरेपी का आइडिया ये है, आप ये ऐसे समझो कि जैसे मुझे अगर कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, तो मैं कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव पाया जाता हूं और मैंने क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, अपने आप स्वस्थ हो गया, तो मुझे स्वस्थ करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की होगी वो किसने की होगी, तो वो की होगी एंटीबॉडी ने। तो ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ था वो संक्रमित होकर स्वस्थ हो गया है, तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की जो एंटीबॉडी है या उसका जो प्लाज्मा है वो पूरी तरीके से एंटीबॉडी से समृद्ध है और उस एंटीबॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता है। तो यहां से क्या किया जाएगा कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुआ था और कोरोना से संक्रमित होने के बाद वो स्वस्थ अगर हो गया है, तो उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है। उसके ब्लड से क्या निकाला जाता है, प्लाज्मा निकाला जाता है, और उस व्यक्ति में इंजेक्ट कराया जाता है जो अभी क्या है, तत्काल में कोरोना वायरस से संक्रमित है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो एंटीबॉडी हमने इंजेक्ट कराई है एक्सटर्नल, वो एंटीबॉडी उसके शरीर में जाएगी, और जब कोरोना वायरस का अगर संक्रमण पैदा होता है तो वो एंटीबॉडी उस व्यक्ति के शरीर के अंदर कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए क्या होगी, सक्षम होगी, और व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी का क्या है, एक आइडिया है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बात तो ये बताई कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके रक्त से प्लाज्मा को निकाला जाता है। यहाँ पर एक टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि इसको क्या कहते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा को अलग किया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको नाम दिया है प्लाज्मा फेरेसिस। आपसे ये टर्म पूछी जा सकती है कि प्लाज्मा फेरेसिस क्या है। तो प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब है किसी भी व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा को अलग करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मा फेरेसिस। तो ये जो प्लाज्मा फेरेसिस है, इससे क्या हुआ, प्लाज्मा अलग हो गया। अब ये जो प्लाज्मा अलग हुआ है, इस प्लाज्मा से निकाली जाएगी क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, तो मैंने कहा कि एंटीबॉडी प्रतिरक्षी हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं, और ये माना जाता है कि इस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ने के लिए क्या है, सक्षम है, और संक्रमण से वो एंटीबॉडी लड़ सकती है। उस एंटीबॉडी को इंजेक्ट कराया जाएगा किसके अंदर, तो उसको कराया जाएगा उस व्यक्ति के अंदर, इंजेक्ट कराया जाएगा जो कोरोना से संक्रमित है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल दिमाग में उठता है कि अगर हम ब्लड से प्लाज्मा निकालेंगे तो उस ब्लड का क्या होगा जिस ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाना है। तो इस प्रक्रिया में क्या, एक संस्था है फूड एंड ड्रग क्या एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की ये संस्था है, 1906 में स्थापित हुई थी। इसका कहना है कि जो प्लाज्माफेरेसिस की क्रिया है, इस प्लाज्माफेरेसिस की क्रिया में रक्त से प्लाज्मा अलग होता है, और एक क्रिया को यहाँ पर नाम दिया जाता है सोलाइन सॉल्यूशन। सोलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, सोलाइन सॉल्यूशन में ये होता है कि जिस व्यक्ति से रक्त लिया जा रहा है या जिस व्यक्ति के रक्त से प्लाज्मा लिया जा रहा है, तो उस व्यक्ति के रक्त से केवल प्लाज्मा लिया जाएगा, और जो आरबीसी होगी वो आरबीसी वापस उस व्यक्ति के शरीर में भेज दी जाएगी। अब 1 घंटा इसमें लगता है FDA के अनुसार, यानी कोई व्यक्ति अगर प्लाज्मा दान करना चाहता है तो उसको लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है, FDA ने ये बताया। तो ये तो बात हुई किसकी, 2 टर्म के ऊपर जो आपसे एग्जाम की दृष्टि में पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। अगली बात ये है कि इसकी अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें कि इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें क्या है, तो जो प्लाज्मा थेरेपी की जो अवधारणा है, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है, और उस व्यक्ति का जो नाम, उसका नाम है एमिल वॉन बेहरिंग। जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट हैं, नाम है एमिल वॉन बेहरिंग। तो जो एमिल वॉन बेहरिंग है, इन्होंने 1890 में, कब,
1890 में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी का क्या किया, प्रयोग किया, या फिर हम यूं कहें कि प्लाज्मा थेरेपी की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी की अवधारणा सबसे पहले कब प्रस्तुत की गई? तो 1890 में प्लाज्मा थेरेपी की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। प्रश्न ये उठता है कि इस अवधारणा को जब प्रस्तुत किया तो उन्होंने प्रयोग किस पे किया? तो पहले तो प्रयोग जानवरों के ऊपर ही होते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि खरगोश को देखा, और उस खरगोश क्या था? डिप्थीरिया से पीड़ित था। उस खरगोश जो डिप्थीरिया से पीड़ित था, उस खरगोश का ब्लड निकाला गया और उसकी सीरम बनाई गई, और उसमें से उस सीरम को इंजेक्ट कराया गया दूसरे जानवरों में, और उसमें फिर ये देखा गया कि उस खरगोश के रक्त से निकाली गई जो सीरम थी, उस सीरम में डिप्थीरिया के संक्रमण से लड़ने की क्या थी? क्षमता थी। तो इस आधार पर, इस बेस पर ये क्या हुई? ये अवधारणा आगे बढ़ना शुरू हुई। और जब ये आगे बढ़ना शुरू हुई तो 2003 में सेवर्स एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स, ठीक है, एक क्या वायरस था? सार्स, और एक था क्या? मार्स का था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स और मार्स ये दोनों कोविड परिवार के क्या थे? सदस्य थे। कोविड परिवार में 6 से लेकर 7 सदस्य हैं। उसी कोविड परिवार के अंदर है अपना कौन सा? तो हम कहते हैं कोरोना। हम क्या कहते हैं? कोरोना नाम दिया है। कोरोना को कोरोना नाम क्यों दिया गया इसकी हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं बस आपको इतना बता देता हूं कि कोरोना को कोरोना नाम दिए जाने का कारण है कि सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य दिखता है चारों तरफ, उसके ऊपर क्या दिखती है? एक लेयर दिखती है जिसको कोरोना कहा जाता है। तो ऐसे ही कोरोना का जो वायरस आप देखते हैं, तो कोरोना के वायरस के चारों तरफ एक क्या होता है? बाह्य आउटर लाइन होती है, तो उसको उसके आधार पर नाम दिया कोरोना। और कोरोना की जो फैमिली है वो फैमिली है कोविड। वो फैमिली क्या है? कोविड। इसको नाम दिया कोविड-19। कोविड-19 का मतलब क्या हुआ? जो कोविड है हमें एक फैमिली है, इसी कोविड के अंदर नाम है एक वायरस का कोरोना। तो इसी कोविड फैमिली के सदस्य थे सार्स, ठीक है, जो 2003 में प्रयोग करके देखा गया, ठीक है, इनके ऊपर। इसी कोविड के फैमिली के सदस्य थे कौन? तो मार्स। तो सार्स और मार्स पर 2012 में और सार्स पर 2003 में इसी प्लाज्मा थेरेपी का जब प्रयोग करके देखा गया तो वो प्रयोग सफल सिद्ध हुए। और फिर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब सार्स और मार्स से लड़ने में और साथ साथ N1H1 इन्फ्लुएंजा से लड़ने में भी प्लाज्मा थेरेपी कारगर सिद्ध हुई है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी जब कोविड फैमिली का कोरोना-19 है, तो कोरोना वायरस है, तो हो सकता है कि ये यहाँ भी क्या हो? सफल सिद्ध हो। इसके लिए चाइना में प्रयोग किए गए हैं और इसके लिए अमेरिका में भी प्रयोग किए गए हैं। चाइना में जो प्रयोग किए गए तो ये देखा गया कि 10 लोगों में प्लाज्मा थेरेपी 10 लोगों के ऊपर ये प्रयोग करके देखा गया, जिसमें से 7 लोग पूर्णतः स्वस्थ हुए, ठीक है। और जो अपने क्या नाम से ह्यूस्टन में भी जब प्रयोग किया गया तो उसमें देखा गया कि 3 लोग जो कोरोना से संक्रमित थे उनको स्वस्थ करने में कोरोना जो क्या नाम से आपकी ये प्लाज्मा थेरेपी है ये सफल सिद्ध हुई है, कारगर सिद्ध हुई है। उसी के चलते भारत में भी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो परिषद है ICAR है, उसने भी भारत में ये करने का प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने के लिए भी अनुमति दे दी है और ये कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया जाए। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है भारत में पहला राज्य बना केरल, जिसने क्या किया? प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया है, ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर क्या नाम से परीक्षण किया? तो प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? केरल, ठीक है। तो ये क्या है? आपका ये प्लाज्मा थेरेपी है और इस प्लाज्मा थेरेपी को लेकर ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी, चीन में भी क्या किया जा रहे हैं? यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इस प्लाज्मा थेरेपी के अंदर आपको जो याद रखना है, वो याद रखने वाली बातें एग्जाम की दृष्टि से ये है कि जब प्लाज्मा को अलग किया जाता है उसको प्लाज्माफेरेसिस कहते हैं। और इस प्लाज्मा थेरेपी की अवधारणा सबसे पहले 1890 में लाई गई। इस प्लाज्मा थेरेपी की अवधारणा को लाने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? एमिल वॉन वेहरिंग क्या था इनका नाम था। और इनका जो प्रयोग किया गया है प्लाज्मा थेरेपी का, इसका प्रयोग इन्फ्लुएंजा में भी किया गया है, सार्स में भी किया गया है, मार्स में भी किया गया है। और ये कोविड फैमिली के क्या थे? ये सदस्य थे सार्स और कौन? मार्स, ठीक है। और अपना जो कोरोना है ये भी क्या है? उसी कोविड फैमिली का सदस्य है। तो इस आधार पर ये देखा गया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये बात है तो भारत में क्यों नहीं ऐसा कर दिया जाता कि
प्लाज्मा थेरेपी को अप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ पर शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि प्लाज्मा को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, किसी को बहुत से लोगों को डायबिटीज़ है, बहुत से लोगों को एलर्जी है, बहुत से लोगों को क्या नाम से आपका हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। तो लोग स्वस्थ नहीं है पूरी तरीके से, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को क्या नाम से किसी का क्या नाम से मतलब ये सारी समस्याएं एलर्जी ये सारी चीज़ें व्यक्ति को हैं, और व्यक्ति के अंदर इन सारी बीमारियों के पाए जाने के कारण अगर हम उस व्यक्ति का प्लाज्मा लेके दूसरे व्यक्ति को अगर डोनेट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसके भी बीमार होने की संभावनाएं हैं। इसलिए इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्लाज्मा को लेना बहुत आसान नहीं है। पहले लोगों का पूरी तरीके से परीक्षण होगा, तब प्लाज्मा को हम इंजेक्ट करा सकते हैं, वरना वो नुकसानदेह भी, उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी अपनी क्या प्लाज्मा थेरेपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लाज्मा थेरेपी समझ आई होगी। ठीक है, तो ये आपका ब्लड वाला ही टॉपिक है और यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। ठीक है, अपना प्लाज्मा थेरेपी कंप्लीट हुआ।